नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के कई गांवों के बीच से होकर बहती थी। उसके तट पर बसा था आनंदपुर गांव। गांव के छोर पर एक पुराना पीपल का पेड़ और उसके पास बनी छोटी चौपाल गांव की सबसे प्रिय जगह थी। इसी गांव में दो भाई रहते थे, गोपीनाथ और कैलाश। दोनों के घर नदी के अलग अलग किनारे थे। गोपीनाथ और उनकी पत्नी सुनीता। गोपीनाथ मेहनती किसान था। सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, बैल जोतकर खेत जाता और देर रात तक काम करता। उसकी पत्नी सुनीता हर काम में उसका साथ देती। वह घर का सारा काम करती, खेत में बीज डालती और पानी भरकर लाती। उसके माथे पर पसीना भले ही रहता, मगर चेहरे पर सुकून झलकता। सुनिए जी, सुबह से लगी हूँ। अनाज भी पीस लिया, मवेशियों को चारा भी डाल दिया। अब आपके लिए नाश्ता लाती हूँ। आज तो आपको खेत जल्दी जाना होगा। बुवाई का शुभ मुहूर्त है। गोपीनाथ मुस्कुराकर बोला, भाग्यवान भगवान ने तुम्हें 2 नहीं 4 हाथ दिए हैं। तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है। लेकिन खेत में काम की चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। सुनीता ने पलट कर कहा, नहीं जी, खेत कोई पराया नहीं। एक एक बीज मैं भी डालूंगी। जब आप साथ होते हो तो सारी थकान मिट जाती है। दोनों पति पत्नी बिना शिकायत एक दूसरे का सहारा बनकर सुखी जीवन बिता रहे थे। कैलाश और उसकी पत्नी शोभा। दूसरी ओर कैलाश का जीवन गोपीनाथ जैसा नहीं था। कैलाश आलसी और शराब का आदी था। उसकी पत्नी शोभा सारा घर संभालती थी। सुबह वह मिट्टी का चूल्हा जलाकर रोटियां सेंक रही थी। उसका बेटा रोहन पास बैठा था। कैलाश खाट पर पसर कर बोला, खाना बनेगा कितनी देर में? मुझे बहुत भूख लगी है। शोभा चितकर बोली, सारा दिन बस खाट से चिपके रहते हो, ना खेत जाते हो, ना कमाई करते हो। पड़ोस की औरतें कहती हैं, देखो शोभा दिन रात मेहनत करती है और उसका मर्द बस ऐश करता है। कब तक झेलूं मैं? कैलाश झल्लाकर बोला, अरे खेत में कौन सा सोना उगता है? जमीन बेच देंगे तो पैसा हाथ में आएगा। और तेरे मायके की जमीन भी तो है। माँ बाप से मांग ला, फिर बेचकर आराम करेंगे। शोभा तमतमा कर बोली, तो क्या सब बेच दूं? हमारे बेटे का भविष्य मिट्टी में मिला दूं? मेरे मायके की संपत्ति मेरी बहन की भी है, अकेले मुझे नहीं मिलेगी। और वैसे भी मेहनत करना सीखो, गोपीनाथ जी की तरह। दिन रात लेटे रहकर घर नहीं चलता। रोहन यह सब सुनकर चुपचाप बैठा रहता। उसके मासूम दिल में अपने माँ बाप के झगड़े की टीस बैठ जाती थी। कुछ दूर रतनपुर गांव में उनके बुजुर्ग माँ बाप दयानंद और गौरी देवी रहते थे। उम्र के कारण शरीर कमजोर हो गया था, मगर बेटों की चिंता उन्हें हरदम खाए जाती थी। गौरी देवी बोली, सुनिए, गोपीनाथ तो मेहनती है, उसकी पत्नी भी उसका साथ देती है, लेकिन कैलाश का घर हरदम झगड़े से गूंजता है। क्या करें? हमारे बाद इन्हें कौन संभालेगा? दयानंद ने गहरी सांस भरकर कहा, हाँ, यही सोच रहा हूँ। अब वक्त आ गया है कि हमारी जमीन जायदाद दोनों बेटों में बराबर बांट दें। लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। हमारे बच्चे ही हमारी असली दौलत हैं। कुछ दिन बाद कैलाश अपनी पत्नी शोभा को लेकर माँ बाप के पास पहुँचा। वह बोला, बाबूजी, अब हमारी हालत संभल नहीं रही, आप हमें ज्यादा जमीन दे दीजिए। गोपीनाथ तो पहले ही सुखी है। दयानंद ने कड़े स्वर में कहा, जरूरत और हक 2 अलग चीजें हैं बेटा। गोपीनाथ सुखी है तो यह उसकी मेहनत का फल है। इसका मतलब यह नहीं कि उसका हिस्सा छीनकर तुझे दे दें। शोभा ने विनम्रता से कहा, बाबूजी, हम सिर्फ गुजारे भर की मदद चाहते हैं। हमें उतना ही दीजिए जितना हमारा हिस्सा है, बाकी हम मेहनत से कमा लेंगे। गौरी देवी की आंखों में आंसू आ गए। बेटी, तू सच में बड़ी दिलवाली है। हमें गर्व है कि तू हमारी बहू है। फैसला। अगले दिन चौपाल में पूरा परिवार बैठा। दयानंद ने दोनों बेटों से कहा, हमने ठान लिया है, घर और आंगन की जमीन गोपीनाथ को मिलेगी, क्योंकि वह यहाँ रहकर हमारी सेवा करता है। बाकी खेत और बगीचा बराबर दोनों बेटों में बंटेगा। लेकिन एक शर्त है, हम बारी बारी से दोनों बेटों के घर रहेंगे, कोई हमें बोझ न समझे। गोपीनाथ ने हाथ जोड़कर कहा, बाबूजी, यह घर और खेत सब आपका है। जो भी हिस्सा देंगे वह हमारा सौभाग्य होगा। आप हमारे साथ रहेंगे तो यही हमारे लिए सबसे बड़ी संपत्ति होगी। कैलाश का चेहरा फीका पड़ गया। उसकी उम्मीदें पूरी नहीं हुई थी, मगर माँ बाप का फैसला अंतिम था। कुछ महीने बीते। गोपीनाथ और सुनीता का घर पहले जैसा ही सुख शांति से भरा रहा। शोभा ने धीरे धीरे कैलाश को समझाना शुरू किया। मेहनत का महत्व उसने उसे बार बार बताया। कैलाश में धीरे धीरे बदलाव आया। नर्मदा किनारे जब सूरज ढलता तो दोनों भाई चौपाल में बैठते। सुनीता और शोभा बच्चों के साथ आंगन में खेलते। बुजुर्ग माँ बाप अपने पोते पोतियों की हंसी देखकर गदगद हो उठते। गांव वाले कहते, देखो, पहले ये घर बंटवारे की वजह से टूटने वाला था, मगर माँ बाप की समझदारी और औरतों की सहनशीलता ने इसे बचा लिया। और नर्मदा की लहरें मानो कह रही थी,
मेहनत और मिलजोल से ही जीवन की नाव किनारे लगती है।